Hello everyone, I again welcome you all. Your very own Aru underway, your voyage to maritime mastery. So I कैडेट वत्श्री द्विवेदी और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वापस से आरू अंडरवे में। तो इस चैनल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कि व्हाट वी बेसिकली डू अंडर दिस चैनल। सो वी फोकस ऑन IME सिलेबस रिवाइज्ड फॉर 2025 बैच। अब ये जो सिलेबस आपका रहेगा ये 26 भी पढ़ेगा, 27 भी पढ़ेगा, 28 भी पढ़ेगा, है ना। एंड शायद 29 भी पढ़ सकता है शायद। बट ये 3 बैचेस जो होंगे आफ्टर 2025 बैच they'll confirm study the same syllabus. So we basically focus right now on the IME syllabus. Detailed maritime subjects जैसे कि navigation, engineering, seamanship. तो navigation part और आपका seamanship part will be carried on by another channel known as Aru Underway NS। ठीक है, तो ये आरू अंडरवे NS के थ्रू सीमैनशिप और नेविगेशन वाले सब्जेक्ट्स को कैरी आउट किया जाएगा। इंजीनियरिंग वाले जो हैं, जो बेसिकली मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल है विच इज आरू अंडरवे ME और आरू ME। आरू इज बेसिकली ऑल अबाउट रिगरस अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरवे इज बेसिकली अ नॉटिकल टर्म। ठीक है, then real sea life experiences and career tips, with this we will be dealing very shortly। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग रियल सी लाइफ एक्सपीरियंसेस और करियर टिप्स के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि हाउ टू गो अबाउट इन फ्यूचर जब आप किसी शिपिंग कंपनी को ज्वाइन करेंगे या आप जब शिप्स पे जाएंगे तो हाउ इज लाइफ गोइंग टू बी एट सी और what all challenges, what all things you need to keep in mind before joining a ship। ये सारी चीजें हम आपको in future जरूर बताएंगे। Then we will be helping aspiring mariners build strong foundations। ये हम अभी भी कर रहे हैं, आपको IMU का सिलेबस पढ़ा के इन डेप्थ अच्छे से पढ़ा के हम आपका फाउंडेशन ही बिल्ड कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग बात करेंगे फॉर दी 2025 बैच। ठीक है, 2025 बैच के लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एंड 2025 बैच नहीं है, यहाँ पे 2026 बैच रहेगा। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, गलती इंसानों से ही होती है, मुझसे हो गई है, माफ कर दीजिएगा। दिस इज फॉर 2026 बैच। ओ सॉरी 2025 ओनली, आई थिंक सो। या ओके, यस 2025 बैच। ठीक है, तो 2025 बैच के अंडर हम लोग बेसिकली मैथमेटिक्स 1 को डील करने वाले हैं। ये जो बैच है ये करंट फर्स्ट ईयर है। ठीक है, करंट फर्स्ट ईयर है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोग को 1 साल आगे कर दिया था। आप लोग 2025 बैच हो, 2024 बैच था, मतलब कि 2025 बैच रिवाइज फॉर 2025 बैच 26, 27, 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 भी जो है आपका बैच वो भी करंटली यही सिलेबस पढ़ रहा था, पढ़ रहा है। दे आर द फर्स्ट बैच टू स्टडी दिस न्यू सिलेबस एंड यू आर द सेकंड बैच। तो करंट फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो सीरीज होने वाली है और यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स 1 को कवर करने वाले हैं। सो द अंडर आरू ME द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 1 is officially underway। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं विद द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय मी कैडेट वत्श्री द्विवेदी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो दिस टाइम वी विल बी डीलिंग इनिशियली विथ योर यूनिट 2 विच इज डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका डिफरेंशिएशन पे डिपेंडेंट है। डिफरेंशिएशन पे देखो, मुझे पता है कि आपको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, मैथ्स का बहुत लोगों ने वो भी बना रखा है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये वो कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो द थिंग इज कि मैथमेटिक्स जो 11th 12th में था ना, ये मैं बता देना चाहता हूँ, 11th और 12th का मैथमेटिक्स जो था ना,
11th और 12th का मैथ दैट इज फार मोर डिफिकल्ट देन इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स। तो हार्ड चीज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, इजी चीज आपने पढ़नी है। अब यू नीड टू डू दिस एंड लेट मी टेल यू दिस इज इजी, फिक्स स्टेप्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम अंडर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और 11th-12th के मैथ में आपको सोचना पड़ता था, देयर आर मेनी केसेस, बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस थे, हर क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला बनता था। बट इन इंजीनियरिंग मैथ्स यू डोंट नीड दैट। आप 1 से 2 या मैक्सिमम 3-4 फॉर्मूले पढ़ोगे, उसी को आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। तो डिफरेंशियल कैलकुलस आपके CHLP के अकॉर्डिंग यूनिट 2 है, तो हम लोग इसको सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर दिस वी विल गो विद द अदर चैप्टर्स। तो आज का हमारा जो इंडेक्स है विच वी आर गोइंग टू कवर इज बेसिकली 2.1, ठीक है, 2.1 एंड 2.2। 2.1 में हम पढ़ेंगे प्री रिक्विस्टिक्स रिक्वायर्ड बिफोर सॉल्विंग लिमिट्स। तो हम आज लिमिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमें जान लेना है कि भाई लिमिट क्या होता है और हमें क्यों पढ़ना होता है लिमिट, ठीक है। और हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स, दिस विल बी आवर सेकंड टॉपिक फॉर टुडे। तो ये फर्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका 11th और 12th काफी वीक था, मतलब कि दे वर नॉट एबल टू स्टडी, या उनका बेस जो है बेसिकली वो वीक है। तो उन लोगों के लिए ये प्री रिक्विस्टिक्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आपका बेस स्ट्रांग है और आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ाई किया, देन यू कैन इजीली स्किप द प्री रिक्विस्टिक्स एंड आप वीडियो में आगे जाके लिमिट्स वाले पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। So the basics which are required before understanding the limits, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, ठीक है जी, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। इसके अंडर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको f of x, f of x is equals to y। ये क्या होता है ना कि मान लो अगर मेरे पास यहां पे 1 2 बॉल्स हैं, फिर ये 2 के 4 बॉल्स हो गए, फिर ये 2 के 4 और 8 बॉल हो गए, फिर ये 2 के 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 बॉल हो गए। तो ये बेसिकली क्या है, ये बॉल्स है, ठीक है। अब एक बार में 2 बॉल थे, फिर 2 का 4 हो गया, फिर 4 का 8 हो गया और 8 का 16 हो गया। तो अगर मुझे इसको फंक्शन के रूप में लिखना है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज y विच इज इक्वल्स टू x, ठीक है। x नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल्स टू 2 raised to x, where x is greater than equals to 1। तो ये होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। प्लीज ध्यान से देखिएगा कि हम लोग फंक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कि मैंने क्या किया, पहले 2 बॉल्स थे, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 16 बॉल हुए। तो मैंने क्या लिखा, y नाम का एक फंक्शन मान लिया कि y जो है वो आउटपुट देगा, क्या देगा, आउटपुट देगा। x मेरा क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो कितने नंबर ऑफ इनपुट्स मैं दूंगा उसके रिगार्डिंग मेरे पास जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स आएंगे दैट इज माय फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 raised to x। दिस इज बेसिकली अ फंक्शन, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन। अब x में क्या मैंने कंडीशन दे दी कि भाई x जो है वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा।
तभी तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 विच इज 2। यहाँ पे देखिए 2 बॉल, फिर f के बदले 2 डाल दो, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 विच इज 4। ये तो फंक्शन जो है ना उसका एक ही एडवांटेज है कि इट इज यूज्ड टू शो सिंपल, सॉरी टू शो या टू रिप्रेजेंट, complex cases in a simpler manner, मतलब क्या कि बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस होते हैं, देखो ये तो बड़ा आसान सा केस था, तो जो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं ना, उन केसेस को सॉल्व करने में जो है ना वो फंक्शन का यूज होता है। मतलब कि मान लीजिए बड़ा सा बड़ा हो गया कि भाई y इज इक्वल्स टू 1000 रेस टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे डालो, सॉरी 1000 रेस टू एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे हम लोग लेंगे 1000 एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत बड़ा फंक्शन हो गया। अब इसको अगर हम लोग बॉल या बैट या किसी से भी अगर रिप्रेजेंट करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है ना तो हम फंक्शंस का यूज करते हैं, और इन फंक्शंस के अंदर अगर हम इनके अंदर केसेस क्लासिफाई कर दें तो हम उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आया कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है। ये होता है, ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा ना मैंने, बस यही फंक्शन होता है। तो अगर या तो मैं y इज इक्वल टू समथिंग लिखूं या मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिखूं, दैट मीन्स द सेम। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन एक टाइप का नहीं होता, फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे लिखेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए मतलब कि क्या होगा है ना यहाँ पे कि आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है ना, आप जो भी डालोगे, ठीक है, आप जो भी वैल्यू डालोगे वही वैल्यू आपको y में भी मिलेगा। तो आई कैन इजीली राइट इट डाउन इट लाइक दिस कि भाई a के बदले मैं लिख देता हूं यहाँ पे x। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसी आइडेंटिटी फंक्शन को अगर हम लोग को ग्राफिकली समझना है तो हम कैसे समझेंगे? यहां पे मैं बना देता हूं एक ग्राफ। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब देखो एफ ऑफ 0 क्या होगा 0, एफ ऑफ 1 क्या होगा 1, एफ ऑफ 2 क्या होगा 2। तो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर इफ आई स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ, तो दिस बिकम्स वेरी एविडेंट कि 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3। तो देखो 1, 1 पे जाएगा, ठीक है, 2, 2 पे जाएगा, 3, 3 पे जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली -1, -1 -2, -2 एंड -3, -3, ये जो है ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिली, दिस स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन।
ये बस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहता है, ये कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा और ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप अगर x के बदले 1 डालोगे तो आपको y में -1 मिल जाएगा, x के बदले -1 डालोगे तो y में आपको 1 मिल जाएगा, तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बट दिस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज अ वेरी इजी फंक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए से। ठीक है, अब वेयर ए कैन बी एनी नंबर, यानी ए भी अपना बिलोंग करेगा कहां से, -∞ से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर? अब बड़ा इजी सा एग्जांपल है यार, इफ ए इज इक्वल्स टू 5 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू 6 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 है। बहुत सिंपल। ठीक है, तो अब अगर मेरे को कोई पूछे कि भाई कांस्टेंट फंक्शन का अगर मेरे को ग्राफ जानना है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का अगर मेरे को ग्राफ जानना है तो मैं कैसे देखूंगा? बहुत सिंपल है, यहां पे देखो, यहां पे मैं ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, मान लो y के ऊपर है ना 5, 1 2 3 4 5, ये 5 की लाइन है। दिस विल बी द ग्राफ फॉर कांस्टेंट फंक्शन। कि भाई x कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले लो, y तो 5 ही रहने वाला है, बिकॉज दिस लाइन डजंट डिपेंड ऑन x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो x पे इंडिपेंडेंट होता है, x पे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जहां पे x की कोई भी वैल्यू डालो y वही होगा। एंड ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, जहां पे a जो भी होगा y उसके बराबर होगा, और ये जो है ये x पे डिपेंड नहीं करता। तो चलिए थर्ड फंक्शन देखते हैं। थर्ड फंक्शन इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब कि कितनी डिग्री रहेगी x की, डिग्री ऑफ x विल बी 2, x की डिग्री रहेगी हमारे पास 2। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, हम वैल्यूज अलग अलग पुट करके निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले एफ ऑफ 0 देखो तो 7, फिर देखो एफ ऑफ 1 तो कितना आएगा, 1 प्लस 5 प्लस 7 13। देन देखो एफ ऑफ 2, ठीक है, एफ ऑफ 2 में कितना आएगा, 4 प्लस 10 प्लस 7 17 एंड 21। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से प्लॉट हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अच्छा तो 21 तक है ना। एक काम करते हैं हम लोग, एक ऐसा वो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 0 1 2 3, अच्छा y में बनाने की जरूरत है। ये बेसिकली हमें ग्राफ में ये बताता है कि भाई हम एक नंबर ऑफ वैल्यू स्किप कर रहे हैं एंड देन वी विल बी टेकिंग। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास 5, फिर आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 20 एंड देन आई अगेन एक्सटेंड द ग्राफ टू अ बिट। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड आउट कर देते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, चलिए तो जब x हमारा 0 था तब y कितना था हमारे पास, 7।
यानी यहां कहीं पे, ठीक है। अच्छा, जब x मेरा 1 था तो y कितना था 13, मतलब कि यहां कहीं पे, ठीक है। जब x मेरा 2 था तब y कितना था, यहां कहीं पे था, ठीक है। और 21 मतलब इधर कहीं पे। तो अब देखो, इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव में भी देख लेते हैं। मान लो एफ ऑफ -1, तो 1 - 5 + 7, ठीक है। तो 7 and 1 8 3, यानी कि एफ ऑफ -1 मतलब कि आपने -1 डाल दिया, -2 and -3, तो -1 में भी आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं पे दिस इज 3, राइट। तो ये आपका ऐसे जाएगा। देन अगेन एफ ऑफ -2 डाल के देखो, तो 2 2 4, ठीक है। -10 + 7, 7 and 4 11, 1, तो -2 में कितना है हमारे पास, 1, ठीक है, 1 है। तो बेसिकली इसका ग्राफ जो होगा ना, वो कुछ हमारे पास इसी तरीके का आएगा। अब एफ ऑफ -3 देख लेते हैं कितना है, 3 3 9, -15 + 7, so what is 9 + 7, it is 16, 1। देखिए ये यहां से कुछ कांस्टेंट आउट होता जाएगा, कभी ना कभी जीरो होगा ही, जब उसके रूट्स आएंगे वहां पे वो जीरो होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इसका ग्राफ हमें दिखता है। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखते हैं हम क्यूबिक फंक्शन। नाम से पता चल रहा है डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ x इज 3, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³। अब अगर आपने f ऑफ 0 डाला 0, f ऑफ 1 डाला 1, f ऑफ 2 डाला 2 2 4 4 2 8, f ऑफ 3 डाला 27। सो दिस इज बेसिकली योर क्यूबिक फंक्शन। तो अब क्यूबिक फंक्शन का भी ग्राफ हम बना सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन अगर हमें बनाना है तो उसका ग्राफ क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ग्राफ याद रखने की जरूरत है, आपको फंक्शन का बेसिक चीज मालूम होना चाहिए कि क्यूबिक फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये। फिर आप वैल्यूज पुट कर करके भी एक रफ ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा टू ड्रॉ अ परफेक्ट ग्राफ, ठीक है ना। तो देखिए 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लो -1, यहाँ पे ले लो -2, यहाँ पे ले लो -3, ठीक है। सेम गोज ओवर हियर। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा स्किप मारना पड़ेगा ऐसे, सेम यहाँ पे भी स्किप मारना पड़ेगा। यहाँ से ले लेते हैं हम लोग यहाँ से ले लेते हैं हम लोग 4 8 12 16 20 24 28, ओके। तो 24 and 28 हम लोग ले लेते हैं इधर, हाँ। दिस इज 24 28, मोटा मोटी, ठीक है। एकदम सिंपल सा ग्राफ बनाना है हमको, ऐसा कुछ वो नहीं करना। दिस इज अगेन -4 -8 -12 -16 -20, ठीक है। चलिए, एफ ऑफ 0 पे तो 0, वेरी गुड। एफ ऑफ 1 पे 1, मतलब कि एफ ऑफ 1 हो गया ये, और इस पे कुछ 1 ऐसे, वेरी गुड। एफ ऑफ 2 पे कितना है 8 सीधा, ओके परफेक्ट। एफ ऑफ 3 पे कितना जाएगा, 3 3 9 9 3 27, मतलब कि कुछ इधर पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मेरे को लेना है एफ ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि यहां कहीं पे एफ ऑफ -1 है, तो ये इधर कहीं पे हो जाएगा मान लो,
ओके ओके ओके, यहाँ कहीं पे हो जाएगा, वेरी गुड। एफ ऑफ -2 ले लो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8, यानी कि -2 पे ये जाएगा तुम्हारा -8, ठीक है। देन ले लो, ये रहा -8। एफ ऑफ -3 पे ले लो, -27। एफ ऑफ -3 पे ले लो, यहाँ कहीं पे कुछ तो जाएगा -27। मतलब कि ये देखो, ये आपका ऐसा ग्राफ है ऊपर की तरफ, एंड देन दिस गोज लाइक दिस। ये देखिए, मतलब 0 ही एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसके बाद आपका जो ग्राफ है वो पूरा पूरी ऐसे मूव ऑन कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्यूबिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, दिस इज अ परफेक्ट ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन। ओके, तो चलिए अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन, बड़ा प्यारा फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? एनीथिंग यू पुट whether positive number or negative number, you will only get a positive number as output। मतलब अगर इसका मैं डोमेन बोलूं, डोमेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो डोमेन विल बी फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। और रेंज क्या होगा? रेंज होगा आपका 0 से लेके इंफिनिटी। मतलब डोमेन मतलब क्या होता है, शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वो सारी वैल्यूज जो कि आप एक्स में डाल सकते हो। रेंज क्या होगा? जस्ट उल्टा, ऑल possible values of y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज। तो इसका जो डोमेन और रेंज है ये बहुत सिंपल है। ठीक है, डोमेन हो जाएगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। मैं आपको दिखाता हूं। एफ ऑफ 0 मॉड 0 0, एफ ऑफ 1 मॉड में 1 1, एफ ऑफ -100, तो मॉड में -100 भी हमेशा 100 होगा। कोई भी नंबर डालो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो रेशनल हो, 0 हो, कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस इज योर मॉड्यूलस फंक्शन। मतलब ये भी लाइफ है कि मतलब इतनी सारी नेगेटिविटी भी डाल दो इस फंक्शन के अंदर, फिर भी ये बंदा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो हमको भी इससे कुछ सीखना चाहिए, इसके जैसा बनना चाहिए। तो देखो, मैथ्स के भी एप्लीकेशन बहुत सारे लाइफ में। ठीक है तो दिस इज योर मॉड्यूलस फंक्शन, कि आप कोई भी नंबर इसमें डाल दीजिए, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। आंसर इसका हमेशा जो y की वैल्यू होगी आउटपुट में, जिसको हम रेंज बोलते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, वो हमेशा 0 से इंफिनिटी ही रहेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ हम बनाएंगे। देखो, कोई भी वैल्यू रख दो, 0 पे तो 0 ही रहेगा, 0 पे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने 1 डाला था तो 1 आंसर आया था, 2 डाला था 2 आंसर आया था, 3 डाला था 3 आंसर आया था। ये हो गया। -1 डाला था तो क्या आया था? 1। -2 डालूंगा तो क्या आएगा? 2। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स।
ठीक है, वी शेप में रहेगा ग्राफ, क्योंकि आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालिए एक्स में, आंसर हमेशा इसका वाई का पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा रेशनल फंक्शन। तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये याद रखना बहुत जरूरी है। रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वरना अगर क्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा तो पी बाई जीरो विल बी नथिंग बट नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये ना हो इसीलिए हम ये कंडीशन लेके चलते हैं। So this is a rational number. Any number which is represented in a p by q form where q is not equals to 0. तो बस इसी को यहाँ पे लिख दीजिए। So f of x is equals to p upon q where q is not equals to 0. This is your rational function. ठीक है, this is your rational function. तो अब इस rational function को समझने के लिए हम इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर आ सकता है। p बाई क्यू में आपको p का कुछ x का फॉर्म मिल जाए। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3। दिस इज अ p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, इसका जो ग्राफ है ना वो आप बना सकते हो, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, बट हम एक रफ स्केच जरूर कर लेंगे। कुछ इसका ग्राफ हमें ऐसा मिलता है और डाउन कर्व में ऐसा मिलता है, एंड देन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। दिस इज अ वेरी रफ ग्राफ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो रेशनल फंक्शन आप इतना समझ जाओ कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रेशनल फंक्शन एंड यू कैन गो अहेड। लास्ट हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी आई एफ ऑफ एक्स। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने मारे ना, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी आई एफ। इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। बेसिकली जीआईएफ को अगर हम देखें ना तो ये ऐसे चलता है कि एफ ऑफ 1.5 अगर है तो 1.5 मतलब कि ये क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर पे जाएगा, दिस विल बी 1। ठीक है, और अगर हम लोग एफ ऑफ -2.55 ले लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -3। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं ना तो इसका ग्राफ जैसे कि मैंने बोला स्टेप फंक्शन है, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कि आप इसमें कुछ भी डालिए ना, इसका जो आंसर होगा ना वो हमेशा इंटीजर में ही होगा। ठीक है ना, इसका जो भी आंसर होगा वो इंटीजर में ही होगा हमारा। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको डोमेन की बात करूं ना, इस फंक्शन का डोमेन मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वो आपका जाता है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन जो रेंज आएगा ना इस फंक्शन का वो होगा ओनली इंटीजर। ठीक है, वो क्या होगा? ओनली हमारा इंटीजर। तो आई होप सो आपको GIF फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि अगर पॉजिटिव नंबर डालते हो तो उसमें जो लेस नियरेस्ट इंटीजर है, लीस्ट नियरेस्ट इंटीजर, प्लीज याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लीस्ट नियरेस्ट इंटीजर, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी सेम चीज, लीस्ट नियरेस्ट इंटीजर। तो नेगेटिव में आपको पता ही होता है कि -2 जो है दैट इज ग्रेटर देन -3, है ना।
-2 इज ग्रेटर देन -3, वही तो लीस्ट कौन सा हो गया यहाँ पे -3. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब हम चलते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ. दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. mi स्टार स्टार स्टार. अगर मैं mi कहीं पे भी लिख देता हूं तो दिस मीन्स इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपकी कॉपी में होना ही चाहिए. जो भी नोटबुक आप प्रिपेयर कर रहे हो इस सब्जेक्ट के लिए उसमें ये प्रेजेंट होना ही चाहिए. ठीक है. तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम बेसिकली 3 फंक्शन की बात करेंगे, साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स. काफी शॉर्ट में बात करेंगे बिकॉज आगे चल के हमको इसके सिर्फ फॉर्मूलेज देखने हैं, ग्राफ देखने की हमें जरूरत है नहीं. तो सबसे पहले देखते हैं साइन फंक्शन. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. बेसिकली साइन एक्स का जो डोमेन होता है, राइट, साइन एक्स जो होता है हमारा, उसका जो डोमेन होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. वो जो है हमारे पास वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है. और साइन एक्स का जो रेंज होता है ना, रेंज, दिस इज नथिंग बट फ्रॉम -1 to 1. ठीक है. जो साइन एक्स का रेंज होता है ना हमारे पास, वो -1 से लेके 1 तक होता है. ठीक है. इसकी अगर मैं ग्राफ की बात करूं ना, इसकी अगर मैं ग्राफ की आपसे बात करूं तो आपको साइन की बहुत सारी वैल्यूज पता ही होंगी कि भाई साइन 0 क्या होता है. साइन 0, एफ ऑफ 0 विल बी 0. ठीक है. एफ ऑफ पाई बाय 2 साइन 90 इज 1. ठीक है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1. ठीक है. तो आप देखिए ये जो फंक्शन है ना, ये 0 से चालू होगा, ये ऐसे जाएगा and then again it will dip down to 0, it will go like this and done. मतलब कि साइन 0 पे 0, साइन 90, so this is your pi by 2, this is your pi, this is your 3 pi by 2 and this is your 2 pi. ठीक है. मतलब कि साइन जो है हमारा वो इस तरीके से चेंज होता है. ठीक है. और इसका मैं डोमेन बताना आपको भूल गया. सो इट्स डोमेन इज नथिंग बट -∞ से इन्फिनिटी. आप कुछ भी डाल लो, ठीक है ना. बट इसका जो रेंज होगा ना, इसका जो रेंज होगा साइन का, वो -1 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा. क्लियर. सो आई होप सो आपको साइन एक्स फंक्शन समझ में आया. सिमिलरली अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स फंक्शन. तो कॉस एक्स फंक्शन का भी जो रेंज होगा, ठीक है, कॉस एक्स फंक्शन का भी जो रेंज होगा ना, वो भी आपका इसी तरीके से होगा. ठीक है ना. -1 से लेके 1, ये भी आपका -1 से लेके 1 के बीच में होता है. और ये इसका जो डोमेन होगा ना, वो भी आपका -∞ से इन्फिनिटी होगा. ठीक है. -∞ से लेके इन्फिनिटी तक. क्लियर. बट यहां पे ग्राफ में बहुत बड़ा चेंज आता है. क्या चेंज आता है? तो आपको मालूम है कि ये जो नंबर्स हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1. एफ ऑफ 0, कोस 0 क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज कॉस 0? आई थिंक सो आप सबको मालूम होगा, दिस इज 1. एंड एफ ऑफ पाई बाय 2 विच इज कोस पाई बाय 2 कितना? 0. मतलब कि जहां जहां पे पाई बाय 2s होंगे ना, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, तो इसका जो ग्राफ जाता है ना, वो बड़ा अलग सा जाता है कि 0 पे ये 1 देता है. यानी कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा. पाई बाय 2 पे 0 देता है, फिर पाई पे देगा ये -1, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 देगा, एंड अगेन दिस विल गिव 2 पाई पे 1. ठीक है. मतलब इस तरीके का जो है इसका ये ग्राफ का बिहेवियर हमको देखने को मिलता है.
ठीक है, आई होप सो आपको कॉस का ग्राफ समझ में आया होगा, कॉस का रेंज, कॉस का डोमेन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, विच इज tan x, f of x इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, तो tan x का भी जो डोमेन हमारे पास आता है, डोमेन मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज नथिंग बट रियल नंबर, या आप कह सकते हो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। बट इसका जो रेंज होता है ना, ये बड़ा अलग आता है। ठीक है, रेंज भी जो है इसका ये थोड़ा अलग आता है, ये -1 से 1 नहीं होता, ये भी रियल नंबर होता है, रियल नंबर और माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। तो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, ग्राफ निकालना बहुत आसान होता है, आपके पास कैलसीज होती हैं, आप उनमें फटाफट से वैल्यूज पुट करिए और आपको समझ में आ जाता है कि भाई कैसा ग्राफ है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास कैसा होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये यहां पे कुछ तो -π/2 है एंड यहां पे कुछ तो π/2 है। ठीक है, आई थिंक सो आई रोट द डोमेन रॉन्ग, आई थिंक सो, हाँ डोमेन में यहाँ पे चेंज है, आई एम रियली सॉरी गाइस, डोमेन में यहाँ पे चेंज है। इसका जो डोमेन होगा ना, ये आपका 2n+1 π/2 पे ही रहेगा, यानी कि n की वैल्यू अगर आप 0 ले लोगे तो π/2, n की वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे तो 3π/2, इस तरीके से जाएगा। ठीक है ना, तो हमें मालूम है कि f of π/4 tan 45 इज 1। ठीक है ना, tan 45 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ओके, और यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे ले लेंगे माइनस इंफिनिटी, क्योंकि रेंज करेक्ट है। तो इसका जो ग्राफ जाता है ना हमारे पास, वो माइनस इंफिनिटी से लेके यहाँ पे प्लस इंफिनिटी के बीच में रहता है। ठीक है, और अगर मैं इसी ग्राफ को आपके लिए एक्सटेंड कर दूं, मान लीजिए इफ आई एक्सटेंड दिस ग्राफ फॉर यू गाइस, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ आई टेक मोर वैल्यूज, ठीक है, π/2 मैंने ले लिया कब, जब n मेरा 0 था, n मेरा 0 है तो मेरे को क्या मिलेगा, π/2, n ले लो 1 तो क्या मिल जाएगा, 2 + 1 3π/2, यहाँ पे ले लो -3π/2 और यहाँ पे ले लो 3π/2। तो अब आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी, ये भी जो है ना, ये भी आपको कुछ ऐसा ही ग्राफ दिखेगा, दिस विल ऑल्सो गो लाइक दिस। ये होता है हमारा tan x का ग्राफ, कि भाई tan x जो है ना, उसका डोमेन जो है ना वो π/2 के टर्म्स में रहेगा, 2n+1 π/2, मतलब कि ऑड π/2 के टर्म्स में रहेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑड π/2 टर्म्स, दिस इज ऑड π/2 टर्म्स, और रेंज इसका रहेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। देखिए कॉस और साइन का डोमेन और रेंज एकदम सेम है, ग्राफ में थोड़ा फर्क आ जाता है, बट tan का डोमेन रेंज तो एकदम अलग है, ग्राफ भी पूरा अलग है। अब इनके जो ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे साइन का हो गया कोसेक, कोस का हो गया सेक, tan का हो गया कॉट, तो इनके ग्राफ एकदम इसके इनवर्स बन जाते हैं, इसीलिए हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी डिस्कस नहीं करेंगे। एंड ऑल दीज थिंग्स आर योर बेसिक्स। ठीक है ना, इसी के साथ साथ अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री। ये वो टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग में से काफी लोग हैं जिनका बेस अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए सो एज टू हेल्प देम आई विल बी टेकिंग दिस। बट इसके बाद पूरे मैथमेटिक्स के सीरीज में मैं वापस से डिस्कस नहीं करूंगा, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो दीज आर योर वेरी बेसिक 10 स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए. फिर आता है हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी. सो दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. देन कम्स कॉस ए माइनस बी. सो दिस इज व्हाट. ठीक है, यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, उसको हम लोग एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं. इसको विल जस्ट सी टू इट. ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी. अच्छा, यहाँ पे माइनस आएगा, वही मेरे को था डाउट, बिकॉज कॉस जो है वो बुरा है, साइन बहुत अच्छा है. एंड देन कॉस ए माइनस बी विल बी कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस साइन ए साइन बी. इसको याद करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है. ठीक है, देन कम साइन ए प्लस बी. दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. देन कम्स साइन ए माइनस बी. ये जस्ट बीच में नेगेटिव की साइन आ जाएगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. ये तीन चीजें तो आपने क्लास 10th में सीखा होगा, 10th क्लास में, जब ट्रिगोनोमेट्री सबको आसान लगता है. ठीक है, तो उस टाइम में आप लोगों ने ये गारंटीड सीखा होगा. बट इसके नीचे जो है ना, ये आपके 11th क्लास में स्टार्ट हो गया था आना. सो दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी फॉर्मूलाज. देखो, साइन जो है वो बहुत अच्छा है, कॉस जो है वो बहुत खराब है. ध्यान से सुनना. तो साइन ए प्लस बी में, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी, अब बीच में प्लस है तो इधर भी प्लस आ गया, और कॉस ए साइन बी, मतलब साइन कॉस के साथ रहना पसंद करता है, और बीच में प्लस था, यहाँ पे भी प्लस आ गया. यहां पे इनके बीच में माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया, और साइन और कॉस एक साथ आपस में रहना पसंद करते हैं. लेकिन कॉस की आइडेंटिटी में, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में, कॉस जो है वो बड़ा खराब है. वो साइन को अपने साथ भी नहीं रखता, और अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो बीच में माइनस की साइन आ जाएगी, और कॉस ए माइनस बी होगा तो बीच में प्लस की साइन आ जाएगी. आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी. अगला आता है हमारे पास कॉस टू थीटा. तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन इज टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये टेन वाला जो है ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट. ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 9th में हम देखते हैं अब साइन टू थीटा. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, यही फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देन वी हैव tan टू थीटा विच इज 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, ऐसे इसमें भी आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बट अगेन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं. आगे हम देखते हैं 3 थीटास वाले फॉर्मूले. cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. वहीं पे हमारे पास sin 3 थीटा क्या हो जाएगा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. एंड अगेन tan 3 थीटा क्या हो जाएगा, तो 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan
दिस विल बिकम 3 tan स्क्वायर थीटा, वही यहाँ पे क्यूब आएगा, सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो दीज आर योर 3 थीटास वाली आइडेंटिटी। अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे कि 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b हमारे पास क्या हो जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। वैसे ही 2 cos a cos b, तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, अब इसमें बीच में क्या आ जाएगा प्लस, वेरी गुड, cos a प्लस बी। अब क्या आता है 2 sin a cos b, sin a cos b, तो 2 sin a cos b का क्या हो जाएगा sin ऑफ a प्लस बी। अब साइन पहले है, बीच में प्लस ही आएगा, sin ऑफ a माइनस बी, एंड लास्ट इज 2 cos a sin b, so this is sin a plus b minus sin a minus b. So these are some of the formulas जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, 100%। कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, उनको भी फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि ये आपने देखा होगा sin a प्लस sin b, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin a प्लस बी बाई 2, वेरी गुड, cos a माइनस बी बाई 2। मैंने पहले ही बोला साइन अच्छा है, cos बेकार है, ठीक है। वैसे ही sin a माइनस sin b, अब यहां क्या हो जाएगा 2 sin a माइनस बी बाई 2, ठीक है, cos a प्लस बी बाई 2। अब यहीं पे अगर हम कर देंगे cos a प्लस cos b, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, और cos तो बुरा ही है, साइन को रखेगा नहीं अपने साथ, cos a माइनस बी बाई 2, वही cos a माइनस cos b कर दें तो ये हो जाएगा -2 sin a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2। क्लियर? ये कुछ 21 फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री बिफोर यू जंप इनटू द एक्चुअल लिमिट्स, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज जान लीजिए कि अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाता हूं तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। क्या है जी हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 1 में जो है ना वो ऑल पॉजिटिव है, मतलब कि साइन कॉस टेन कॉस कोसेक सेक सब पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो है ना वो सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो है वो सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव है इन क्वाड्रेंट नंबर 4। बस इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर यू गो ऑन फॉर द एक्चुअल लिमिट वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द इंजीनियरिंग मैथ्स बोल लीजिए, दैट इज लिमिट एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो लिमिट बेसिकली क्या होता है, हाउ टू डिफाइन दैट वेदर लिमिट at x equals to a exists or not। एक बड़ा प्यारा सा सवाल यहाँ पे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी लिमिट x इज इक्वल टू a पे एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। बहुत सिंपल सा रूल है इसका, लिमिट
x tends to a, f of x exists only if कब करेगा, लिमिट x tends to a plus f of x is equals to limit x tends to a minus f of x। देखो कहने का मतलब इसका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है कि लिमिट बेसिकली क्या होता है, किसी भी रीजन को अगर हमको डिफाइन करना होता है स्लोप निकालते टाइम, ये जब हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे अच्छे से वहां पे हम समझेंगे, मगर अभी के लिए आप समझ जाओ कि अगर हमको कोई भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन में उस x की पर्टिकुलर वैल्यू को डालते हैं जो गिवन होती है लिमिट के फॉर्म में, और वहां से जो हमें आंसर आता है दैट इज द आंसर ऑफ दैट लिमिट। तो अब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी लिमिट की एग्जिस्टेंस को पता करना है तो कुछ मत करो, ये टेंड्स टू जो होता है ना, इसका मतलब बहुत जानने लायक है। टेंड्स टू मतलब क्या होता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, तो इसका मतलब होगा कि x कैन गो अप टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, मतलब 0.9999 तक जा सकता है, 1 तक नहीं, 1 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। एंड सेकंड, इट कैन नेवर बी 1। 1 तो ये भाई साहब कभी नहीं हो सकता, 1 के पास तक जा सकता है, 1 से थोड़ा आगे जा सकता है, 1.000001 जो भी है, 1 से थोड़ा पीछे रह सकता है 0.9999, लेकिन 1 कभी नहीं हो सकता। तो वही कहने का मतलब है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी कि 1 से थोड़ा ज्यादा की वैल्यू अगर मैं f ऑफ x पे डालूंगा, और x टेंड्स टू a माइनस, 1 से थोड़ी कम की वैल्यू अगर मैं f ऑफ x में डालूंगा, इन दोनों का आंसर अगर सेम आता है तभी मैं मान के चलूंगा कि मेरा लिमिट x टेंड्स टू a एट f ऑफ x विल बी एग्जिस्ट। तो ये सबसे ज्यादा गोल्डन रूल है, इसको आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लेना, दिस इज द ओनली रूल। ठीक है, इसको हम लोग एक और रास्ते में लिखते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। इसको हम लोग बोलते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये होता है RHL राइट हैंड लिमिट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x अपॉन में x फॉर x। ठीक है, फॉर x इज इक्वल्स टू you can take it as, क्या ले लें इसको, -1 ले लेते हैं, फॉर x इज इक्वल टू -1। तो अब देखो लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x। ठीक है, ओके। तो यहां पे अब देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इधर LHL निकालेंगे। LHL में क्या करेंगे, -1 से बड़ा नंबर, मतलब कि -0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो उस केस में भी, मतलब ये तो बड़ा सिंपल सा केस हो जाएगा, इसमें हमें डालने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू भी डालें ना तो भी हमारा काम बन जाएगा। दिस इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x, मतलब क्या हो जाएगा, -1 का मॉड अपॉन -1, सो आंसर विल बी -1। ठीक है, तो दिस बिकम्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल हम लोगों के लिए हो जाता है। और अगर हम लोग ध्यान दें कि भाई हम लोग और कौन से एग्जाम्पल्स इसके अंदर ले सकते हैं, तो कुछ और ले लो। चलो फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 3 4x, तो ये क्या हो जाएगा 12। मतलब कि यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलता है कि लीनियर फंक्शन के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, लीनियर फंक्शन के लिए
लीनियर फंक्शन के लिए लिमिट विल ऑलवेज एग्जिस्ट. फॉर लीनियर फंक्शन, फॉर लीनियर फंक्शन लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट्स. क्लियर? और कोई और फंक्शन है तो उसके लिए आपको लिमिट चेक करना पड़ेगा. ओके, तो अभी देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज लेस देन वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर व्हेन एक्स इज बिटवीन वन एंड थ्री, एंड टू एक्स प्लस सेवन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन थ्री. मतलब कहने का मतलब ये है कि जब x 1 से छोटा है तब ये फंक्शन एप्लीकेबल है, जब x 1 और 3 के बीच में है तब ये एप्लीकेबल है, और x जब 3 से बड़ा है तो ये एप्लीकेबल है. अब हमें क्या निकालना है ना, हमें निकालना है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x. हमें क्या इवैल्यूएट करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. ये पता लगाना है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती. सबसे पहले देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x. कंडीशन क्या था कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x. ठीक है, तो 1 माइनस की मतलब 1 से छोटा, तो मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस, सो दिस बिकम्स x प्लस 1. मतलब कि क्या रख दोगे आप? 1 माइनस मतलब कि 0.99999, तो ये हो जाएगा 2 के आसपास. वहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी कि 1 से बड़ा, वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 विच इज 5. सो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 डजंट एग्जिस्ट, ठीक है. आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी. ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग अब दूसरा वाला पार्ट भी कर लेते हैं. ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है हमको? x टेंड्स टू 3, तो 3 माइनस और 3 प्लस सेम होने चाहिए. तो 3 माइनस में क्या हो जाएगा? 3 से छोटा, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3 3 जा 9 प्लस 4, दिस इज 13. ठीक है, 9 प्लस 4 हमें क्या मिलता है जी? 13 मिलता है. और वहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब 3 से बड़ा यानी कि 2x प्लस 7, तो 3 2 जा 6 प्लस 7, दिस इज अगेन 13. सो 13 इक्वल्स टू 13, मतलब बहुत सिंपल है, दिस एग्जिस्ट. तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x एग्जिस्ट करता है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 एट f of x एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. मैंने आपको बोला था लीनियर फंक्शन होगा, एक ही लिमिट होगी, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपको इसकी सीधी सीधी वैल्यू निकालनी है. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. डाल दो x की वैल्यू, 3 प्लस 4 प्लस 5, 7 एंड 12. ठीक है, वहीं पे ये भी, इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. अगर आप इसमें डायरेक्टली 2 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0/0 फॉर्म का, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल. ये जब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, तो उसमें से 0/0 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. तो इसको हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2. एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, एक्स प्लस 2 डाल दो, आंसर क्या आ जाएगा? 4. ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ln x माइनस ln x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1.
इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, लिमिट, क्योंकि अगेन ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है। इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे आगे चल के, जो आप बहुत सुने होंगे, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल बोलते हैं उसको, तो वो आगे चल के हम लोग इसको जरूर सीखेंगे अब इन अपकमिंग क्लासेस। बट आज जो लिमिट का बेसिक मीनिंग है ना, उससे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब एक्स ln x में देखो ln x कॉमन है, तो ln x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1, ओके, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, ln x x -1, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1, क्लियर है। क्लियर है, तो अब देखो, अब यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 ln x इंटू x -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आप 1 की वैल्यू डाल दो, ये पूरा 0 हो जाएगा, एंड योर आंसर इज 1, यहाँ पे एक 1 हमको मिल गया। क्लियर, तो इस तरीके के डैम सिंपल क्वेश्चंस हमको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं सम स्टैंडर्ड लिमिट्स टू रिमेंबर फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे कुछ हमारे पास लिमिट्स होती हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर sin x अपॉन x है तो ये 1 होगा। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन sin x अगर है तो ये भी 1 होगा। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन इनवर्स x बाई x भी अगर है तो ये भी 1 होगा। एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन साइन इनवर्स x भी अगर है तो ये भी 1 होगा। सेम गोज फॉर tan x by x is equals to 1 and limit x tends to 0, x upon tan x is also equals to 1। ठीक है, याद करना बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस हमको लगाना नहीं है, ठीक है। बस यही चीज याद रखनी है कि जो साइन पे वैलिड हो रहा है वही tan पे हो रहा है। सेम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x बाई x is also 1 and limit x tends to 0, x upon tan inverse x is also equals to 1। बट एक आइडेंटिटी हमारे पास अलग आ जाती है, विच इज लिमिट x tends to 0 and that is for cos, and it is 1 minus cos x upon x square, 1 minus cos x upon x square, and this is equals to 1 upon 2। ये एक हमारे पास थोड़ा सा अलग आ जाता है, बट बाकी सारी चीजें जो है हमारी वो सेम रहती है। तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या स्टैंडर्ड लिमिट्स हमको याद रहने चाहिए, ठीक है, जिससे हम क्या है क्वेश्चंस को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तब देखो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो क्या होगा, a3 b माइनस 1 c माइनस 10, तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 और 10, 4 3 जा 12, 120 121, मतलब कि क्या हो जाएगा 11 रूट में। तो अल्फा क्या हो जाएगा, -1 1 प्लस 11 बाई 2 इंटू 3, बीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 11 बाई 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12 6 2 एंड दिस इज 10 6, सो -10 बाई 6, ठीक है, विच इज
2325 -5/3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x -2 एंड x +5/3 अपॉन x +2 x -2। ठीक है, a + b a -b ये कट गया, तो x +5/3 एंड x +2 क्या मिल जाएगा हमें, 5/6। 5/6 इज आवर करेक्ट आंसर। अब देखिए ये एक और हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखा जाए तो 0/0 का ही फॉर्म बन रहा है, तो अब हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, cot x को मैं क्या लिख सकता हूं, cot x को क्या मैं लिख सकता हूं, cos 2x अपॉन sin 2x माइनस cosec 2x को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन sin 2x डिवाइडेड बाय x होल डिवाइड बाय x में। ठीक है, तो अब देखो इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x अपॉन x sin 2x। ठीक है, अब sin x बाई x एक हमारे पास था लिमिट x टेंड्स टू 0 में, तो बाई 2x इंटू 2x कर दो, -1 अपॉन sin 2x बाई 2x इंटू 2x, और यहां पे एक x है ही। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो ये हो गया हमारे पास क्या, 1, ये हो गया क्या हमारे पास 1, तो क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, -1 अपॉन 2x स्क्वायर। तो देखो ये बन गया ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x -1 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, cos x -1 अपॉन x स्क्वायर का था 1/2। ठीक है, अब x में कुछ भी डाल दो, x हो गया 2x हो गया जो भी हो गया, तो दिस डायरेक्टली गिव्स अस एज 1/2। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमको आंसर 1/2 मिल गया। अब इसी को हमको एक तरीके से प्रूफ करना है कि भाई ये 1/2 होता है। ठीक है ना, तो अब देखो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि 1 माइनस cos x। अब देखो cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। क्लियर, ये होता है। ओके, तो अब मेरे को अगर इसको cos x बनाना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 1 माइनस, ओके ओके, cos x के बदले लिखना है हमको। एक सेकेंड, आई जस्ट इरेज दिस आउट। हमें क्या करना है यहाँ पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, होल डिवाइड में x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और माइनस में है, देन दिस बिकम्स प्लस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो अब देखो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन
x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 1, यहां से हमें क्या मिल जाएगा 1/2। ठीक है, ये 1/4 था, तो 4 जो है वो कट के 2 हो गया। समझ में आया क्या आपको? क्योंकि ये x/2 है ना, तो यहां पे 2 लाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो वो x/2 आ गया, बट वो स्क्वायर में है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तो 1/4 और 2 से कट के 1/2 हो गया। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन में x प्लस tan 4x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगेन दिस इज 0/0 फॉर्म। तब देखिए इसको कैसे करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, डिवाइड हमारे पास फॉर्मूला क्या था वहां पे, ये रहा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड मारो। ठीक है, माइनस 3 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में x प्लस 10x। तो 10x के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय x इंटू मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है ना, आई होप सो आपको इतना समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो नीचे 2x रह जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। ये देखो ये क्या हो जाएगा cos 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 4x स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2। 1/2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन में दिस बिकम्स 2x। तो अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन x मल्टीप्लाई बाय tan 4x है, मतलब ये ऐसा है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। दिस इज 1 माइनस कॉस 2x इंटू 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन में x tan 4x। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है हमारे पास, हमें मालूम है cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू में 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन में x tan 4x। अब tan x अपॉन x यानी कि x tan 4x अपॉन में 4x इंटू में 4x मल्टीप्लाई डिवाइड। दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x इंटू 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स होता था 1, क्या होता था साइन एक्स अपॉन एक्स, हमारे पास क्या हो जाता था यहाँ पे 1 हो जाता था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 को बाहर ले लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2/4 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस कॉस एक्स, ये पूरा। ये क्या हो जाएगा 1 1/2। अब cos 0 हो जाएगा 1, तो करेक्ट आंसर विल बी 3/2। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। फर्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0
e raised to the power ये हमारे पास आता है this comes us to be e raised to the power x minus 1, ठीक है, e raised to the power x minus 1 e raised to the power x minus 1 by x is equals to 1 and a raised to the power x minus 1 by x is equals to ln a. So these are the two formulas जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, e raised to the power x by 3 minus 1 by x. ठीक है, सो e raised to the power x by 3 हमें ये दे रखा है e raised to the power x by 3 minus 1 by x. अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, e raised to the power x minus 1 by x, मतलब कि e raised to the power x करना पड़ेगा. तो x क्या है हमारे पास, ये x by 3, मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड मारो तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to the power x by 3 minus 1 by x by 3 into 3. तो ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा एंड our करेक्ट आंसर विल बी 1 by 3. आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमको. ठीक है, आई थिंक सो इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हमको होनी नहीं चाहिए. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 3 raised to x लिमिट x टेंड्स टू 0 3 raised to x minus 2 raised to x by x. ठीक है, तो अब देखो इसके लिए क्या है, a raised to x minus 1 by log a होता था. ठीक है ना, a raised to x minus 1 by log a होता था. ठीक है ना, तो अब देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे -1 चाहिए, कैसे भी करके हमको क्या चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वेरी सिंपल, 3 raised to x plus 1 minus 1 minus 2 raised to x. अरे हाँ या ना, वेरी सिंपल. अगर हमें -1 चाहिए तो +1 -1 कर दो, वी कैन डू दिस, राइट और नो, यस. चलो तो देखो 3 raised to x minus 1 by x हो गया एक, तो 3 raised to x minus 1 by x. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब देखो ये है, यहाँ माइनस ले लो तो 2 raised to x minus 1 by x ले लो. ये मैंने क्या कर दिया, रीअरेंज. तो बस यहां से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर. नो नीड टू गो फॉर दैट हसल एंड बसल. हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट आंसर आ जाएगा इज व्हाट, 3 raised to x minus 1 ln 3 minus ln 2. ln a minus ln b is ln a by b. ठीक है, वहीं पे इस क्वेश्चन को देखिए, e raised to x minus e raised to 5 अपॉन में x minus 5. यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to 5 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा मुझे, e raised to x minus 5 minus 1 अपॉन में x minus 5 बन गया ना, e raised to x minus 1 upon x. This is 1. Correct answer will be e raised to 5. Clear? अब हम देखते हैं आगे logarithmic limits. Logarithmic limits में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, that is very simple, and that is limit x tends to 0 ln 1 plus x by x is equals to 1.
दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच वी रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग लोगैरिथमिक लिमिट। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले रखे हैं। तो ये है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 माइनस 4x स्क्वायर के अपॉन में 1 माइनस cos x। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, ln 1 प्लस x बाई x होना चाहिए। ठीक है, ln 1 प्लस x बाई x होना चाहिए। तो देखो ये नीचे क्या है, ये नीचे है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमको पता है कि भाई ln 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, राइट और नॉट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। तो देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो ये बन गया ना, ये मेरे पास आता है 1/2। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अब देखो ln 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको चाहिए ln 1 प्लस एक्स। हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए ln 1 प्लस एक्स। तो अब हमको ये ln 1 प्लस एक्स में किस फॉर्म कैसे लेके आएंगे, राइट। सो दैट इज द क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड, राइट। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। ये 2 जो है ये तो ऊपर चला गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू ln 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, अब ये -4 है ना, तो यहाँ पे भी -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग कर देंगे, -4 और यहाँ पे भी -4। क्लियर। तो ये तो हमारा पूरा क्या हो गया 1। अब हमारे पास क्या बच गया लास्ट में, 4 इंटू 2 -4 इंटू 2 विच इज -8। ये देखो ये पूरा जो है ना, मैं आपको अच्छे से बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा जो है ना हमारे पास, दिस फुल थिंग, ये पूरा हमारा आइडेंटिटी के अंदर आ गया, विच इज ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बच गया -4 इंटू 2 दैट इज -8। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। ln 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ln 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर 2x। तो देखो यहां पे क्या करना होगा हमको, सबसे पहले कि नीचे x स्क्वायर है ना, तो देखो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0। ये देखो ln 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर 2x, राइट। तो अपॉन में क्या होना चाहिए हमारे पास, x होना चाहिए, ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स। ठीक है ना, ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स। ओके, तो 1 प्लस ये पूरा x है, ये क्या है पूरा x है। तो क्या हो जाएगा ln 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 8 साइन स्क्वायर 2x इंटू 8 साइन स्क्वायर 2x, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ln 1 प्लस एक्स अपॉन में ln 1 प्लस एक्स अपॉन में x, राइट। सो वी गॉट द फॉर्मूला। तो ये पूरा कट के क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 8 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया,
ये पूरा क्या हो जाएगा 1 एंड दिस बिकम्स आंसर इज 16। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 e रेज़ टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन लॉग में x माइनस 1। यहाँ पे हम एक चीज करेंगे कि हम अज्यूम कर लेते हैं x माइनस 2 को समथिंग t के बराबर। तो लिमिट x टेंड्स टू दैट t क्या हो जाएगा साइन रेज़ टू t माइनस 1 के अपॉन में लॉग में t। ठीक है, साइन रेज़ टू t साइन सॉरी this becomes sin e raised to t sin, and again write it sin e raised to t minus 1 upon log। ठीक है, तो log में ये क्या है x माइनस 1 है, log में क्या है ये x माइनस 1 है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास t विल बी लाइक x माइनस 1 है ना ये, तो t हमारे पास क्या हो जाएगा +1 माइनस 1, सो t विल बी t प्लस 1 log t प्लस 1। ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स यानी कि यहाँ पे t और यहाँ पे t मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। अभी साइन e रेज़ टू t माइनस 1 बाई t लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो अब ये बहुत आसान हो गया क्योंकि साइन e रेज़ टू t माइनस 1 अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, e रेज़ टू t माइनस 1 अपॉन में t हो जाएगा, तो दिस डायरेक्टली गिव्स अस द आंसर एज 1। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग एंड मैं पूरा बेसिक से लेके जा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक लिमिट्स। ये बहुत आसान है, x रेज़ टू द पावर n माइनस a रेज़ टू द पावर n अपॉन में x माइनस a एंड दिस इज nx रेज़ टू nx रेज़ टू n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। ये जो डेरिवेशन होगा ना इसका डेरिवेशन दिस विल बी बाय एल हॉस्पिटल्स रूल बोल लो या यार एल लॉपिटल रूल बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, so this will be done by your L'Hopital's rule। क्लियर? चलिए इस पे एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 5। देखिए x रेज़ टू 10, ठीक है, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a, पूरा उसी फॉर्मेट में। तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला n यानी कि 10x रेज़ टू 9। क्लियर? तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे। योर वॉयज टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन। तो नए वीडियोस ट्यूसडे फ्लूइड, थर्सडे सॉम, ये दोनों जो है ये आपके लिए नहीं है, ये है 2024 बैच के लिए। एंड दिस सैटरडे जो मैथ्स का वीडियो आएगा दिस विल बी स्पेशली फॉर 2025 बैच। मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रैक्टिस शीट्स जो है वो आपकी अवेलेबल रहेगी इन डिस्क्रिप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट। मतलब जब हमारा यूनिट 2 खत्म होगा ना तब आपको प्रैक्टिस शीट उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों को जिनको सच में इसकी नीड हो, जो मैथ्स में सही में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बिकॉज बेसिक से लेके मैं एडवांस तक लेके जाऊंगा टिल IMU लेवल तक।
और मैं उसमें गारंटी देता हूँ कि यू विल फेस नो डिफिकल्टीज, बिकॉज कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है वो इन टॉपिक्स को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक लेके नहीं जाता, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मर्चेंट नेवी और IMU। ठीक है, तो इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।